हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पढ़ने की कला पर। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि न्यू एडवोकेट को कौन सा फील्ड चुनना चाहिए, किस अधिवक्ता के पास प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो उस वीडियो में हमने बात की थी कि सबसे पहले हमें फौजदारी काम को सीखना चाहिए, जिससे तुरंत आपकी इनकम शुरू हो जाए। तो दोस्तों, ये पार्ट 1 है। इसमें आज हम सीखेंगे कि फौजदारी काम को कैसे सीखा जाए, कैसे शुरू किया जाए, कौन सी बुक्स को पढ़ा जाए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आता है फौजदारी काम को कैसे सीखा जाए। तो यहाँ पे मैंने कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक डाले हैं आप लोगों को समझाने के लिए। तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहली बात आती है कि फौजदारी काम को सीखने के लिए हमें कौन सी बुक्स को पढ़ना चाहिए। देखिए, फर्स्ट नंबर पर आती है आईपीसी और आता है बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता। फिर सेकंड नंबर पे आती है सीआरपीसी और आता है बीएनएसएस। फिर थर्ड नंबर पे आती है एविडेंस एक्ट और फिर आता है बीएसए। दोस्तों, जो ये 3 बुक्स हैं, ये आपका 70% फौजदारी काम को क्लियर कर देंगी। ठीक है, आप इन 3 बुक्स को पढ़ेंगे तो आपको 70% फौजदारी वर्क आ जाएगा। लेकिन हमें तो एक अच्छा वकील बनना है, तो हमें कितना चाहिए? हमें चाहिए 100% काम आना। ठीक है, उस 100% को पूरा करने के लिए हमें और भी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, जैसे एमवी एक्ट, एसटीएससी एक्ट। भाई, आपने तीनों बुक्स तो पढ़ ली, लेकिन क्या अगर आपके पास कोई गाड़ी छुटवाने वाला आ गया, कोई मोटर व्हीकल एक्ट का कोई केस आ गया, तो आप उसको छोड़ोगे थोड़ी? उसको भी तो डिस्कस करोगे ना, उसको भी तो डील करोगे ना आप। तो उसकी भी तो धाराएं आपको पता होनी चाहिए। या फिर आपके पास कोई एनडीपीएस एक्ट आ गया, जिसमें अमल, जिसमें इसमें क्या एनडीपीएस एक्ट में क्या आता है? इसमें आते हैं अमल, चरस, गांजा, हीरोइन। तो इसमें जितने भी सभी 2 नंबर के काम होते हैं वो सभी एनडीपीएस एक्ट में आते हैं, और इसमें पैसे भी अच्छे देके जाता है। अगर आप एनडीपीएस में किसी अभियुक्त को बरी करवाते हैं, जमानत करवाते हैं, इसमें वो आपको अच्छे पैसे देके जाता है। तो उसको बरी करवाने के लिए आपको एनडीपीएस एक्ट आना तो चाहिए ना। इसलिए आपको मोटर व्हीकल एक्ट, एसटीएससी, एनडीपीएस एक्ट और पोक्सो और साइबर एक्ट भी आपको आना चाहिए। तो क्वेश्चन ये बनता है कि हमें नए लॉ पढ़ने चाहिए या फिर पुराने लॉ पढ़ने चाहिए। देखिए गाइस, नए लॉ तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। साथ ही जो पुराने लॉ है उन्हें भी हमें रीडिंग करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि जिस अधिवक्ता के पास आप काम सीखने जा रहे हो, उनके पास जो भी पत्रावलियाँ मिलेंगी, जो भी आपको फाइल मिलेंगी, वो सभी पुराने लॉज के ऊपर आधारित फाइलें मिलेंगी। वो आईपीसी को फॉलो करने वाली पत्रावलियाँ मिलेंगी। अगर आपने आईपीसी को नहीं पढ़ा है, आपने बीएनएस को पढ़ा है, तो आप उन धाराओं को समझ नहीं पाएंगे, उनको फील नहीं कर पाएंगे, उनके बारे में आप निर्णय नहीं ले पाएंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले तो पुराने लॉज, जैसे आईपीसी हो गया, सीआरपीसी हो गया, इन दोनों को आपको पढ़ना है।
ठीक है, इनको 1 या 2 बार आपको कम से कम पढ़ना है, 1 से 2 बार आपको इनको पढ़ना है। ठीक है, पुराने लॉज को, आईपीसी को, सीआरपीसी को। ठीक है, जिससे क्या होगा, जिससे आप जिस अधिवक्ता के पास काम सीख रहे हैं तो उनकी जो फाइलें हैं, उनकी जो पत्रावली है, वो आपको समझ में आ जाए आसानी से। ठीक है, लेकिन आपको नए कानून तो अनिवार्य रूप से पढ़ना है, क्योंकि अब जो भी फाइलें, जो भी एफआईआर, जो भी केस बनेंगे, जो भी धाराएं बनेंगी, वो सभी बीएनएस में आएंगी। ठीक है, तो जो नई फाइलें बनेंगी वो सभी बीएनएस में आएंगी। अब आपको 1 से 2 बार तो पढ़ने हैं पुराने लॉज को, और जो नए लॉज होते हैं, जो बीएनएस है, बीएनएसएस है, बीएसए है, इनको कम से कम 3 से 4 बार आपको पढ़ना है। ठीक है, 3 से 4 बार तो आपको इनको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि जो भी नए केस आएंगे, मुकदमे आएंगे, वो सभी बीएनएस पे आधारित होंगे। ठीक है, तो बीएनएस में तो आ जाएंगे क्या, अपराध क्या होते हैं, कौन कौन से अपराध होते हैं, कौन सी धाराएं होती है। अब मान लीजिए आपने बीएनएस को पढ़ लिया और आपके सामने कोई मिलने वाला आ गया, या फिर कोई मुकदमा चल रहा है जिसमें धारा 227 है। अगर आपने बीएनएस को नहीं पढ़ा है तो आप बताओ, कैसे बताओगे कि धारा 227 में क्या आता है, सेक्शन 228 में क्या आता है। अगर आपने बीएनएस को पढ़ रखा है तो आप बता सकते हैं कि भाई जो सेक्शन 227 है, इसके अंदर मिथ्या साक्ष्य देने की बात कही गई है, और जो धारा 228 है, इसमें मिथ्या साक्ष्य गढ़ने की बात कही गई है। ठीक है, फिर मान लीजिए आपके पास आ गया 303 का मुकदमा। अब आपको पता ही नहीं है 303 क्या होता है। अब आपने बीएनएस पढ़ रखी है तो आपको पता है कि भाई 303 में चोरी का मामला आता है, 336 में फोर्जरी का मामला आता है, और 356 में मानहानि का मामला आता है। तो इसलिए आपको कम से कम 1 या 2 बार तो पुराने लॉज हैं उनको रीडिंग करना है, और 3 से 4 बार आपको बीएनएसएस और बीएसए को पढ़ना है। साथ ही आपको मोटर व्हीकल एक्ट, SC एक्ट, NDPS एक्ट, पॉक्सो एक्ट और साइबर लॉ। क्यों पॉक्सो एक्ट पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आजकल पॉक्सो एक्ट के मामले अधिकतर बन रहे हैं, अधिकतर न्यायालयों में आ रहे हैं, तो उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन बनता है कि कौन से ऑथर की बुक पढ़ें। देखिए, जो ऑथर होते हैं उनमें जो बुक आती है, जो बीएनएसएस की है, बीएनएस की है, बीएसए की है, वो काफ़ी लेंथी बुक आती हैं। ठीक है, उन एक एक बुक में ही किसी में 450 पेज हैं, किसी में 1100 पेज हैं, किसी में 1500 पेज हैं। ठीक है, तो अगर आप उन किताबों को पढ़ेंगे तो आपका सिर चकरा जाएगा। ठीक है, आप पढ़ेंगे लेकिन आपको कुछ याद नहीं रह पाएगा। तो इसका एक बेस्ट समाधान ये है कि आपको सभी बुक्स की, जो भी ये सभी बुक्स मैंने दे रखी हैं, जो आपको फौजदारी काम सीखने में हेल्प करेंगी, उन सभी के आपके पास बेयर एक्ट होने चाहिए। आपको बेयर एक्ट की रीडिंग करनी है, क्योंकि जो ऑथर है वो ऑथर बुक काफ़ी लेंथी आती है, उनको पढ़ने में समस्या आएंगी, किसी की लैंग्वेज टिपिकल लगती है, किसी की इजी आती है, लेकिन वो दिखने में ही इतनी कॉम्प्लिकेटेड लगती है कि उनको पढ़ने का मन ही नहीं करता है। इससे अच्छा है कि आपको मैंने जो भी ये सब्जेक्ट बताए हैं, इन सभी के आपके पास बैरेक्ट होने चाहिए। बैरेक्ट में वही होता है जो भारत सरकार के द्वारा कानून लागू किया जाता है, जो गज़ेट में कानून जारी किया जाता है, वो बैरेक्ट में एज इट इज़
होता है। तो आपको बेयर एक्ट की कम से कम 3 से 4 बार तो रीडिंग करनी है। ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि भाई इनको याद कैसे करें। ठीक है। अब याद कैसे करें, देखिए जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि जैसे आपने शुरू में या अभी या बचपन में कोई आपको बोलता है कि भाई हनुमान चालीसा पढ़ने से भूत प्रेत निकट नहीं आते हैं। ठीक है। तो दिमाग में माइंड में एक साइकोलॉजी बन गई कि अगर मेरे को हनुमान चालीसा पढ़ना आ गया तो मैं कहीं पर भी भूत से मुकाबला कर सकता हूँ। कोई भी आत्मा मेरे को टच नहीं कर पाएगी, कोई भूत प्रेत मेरे को टच नहीं कर पाएगा। ठीक है। ये माइंड में एक साइकोलॉजी बन गई। इसलिए हम सुबह और शाम उनको पढ़ना, जो हमारी हनुमान चालीसा होती है उसको हम सुबह शाम पढ़ना चालू कर देते हैं। ठीक है जी। अब आप शुरू में 1 या 2 दिन पढ़ते हैं, उसको पढ़ते हैं तो वो शब्द जो उसमें हनुमान चालीसा के हैं वो धीरे धीरे आपके माइंड में ऑटोमेटिक ही सेट होने लग जाते हैं। ठीक है। आप उसको याद करने की कोशिश नहीं करते हो, बट क्या होता है कि जैसे ही आपको वो सुबह शाम वो प्रैक्टिस करते हो आप, तो वो 7-8 दिनों के बाद में आपके मुंह जबानी याद हो जाती है। 10वें से लेकर 11वें दिन के बाद आप उस हनुमान चालीसा को तो अलमारी में रख देते हो और फिर बाद में आप मन में उस हनुमान चालीसा को बोलते रहते हो। आपको दोबारा बुक उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसी तरह वो हनुमान चालीसा आपको याद हो जाती है। क्यों? क्योंकि सुबह शाम आप उसका रिवाइज कर रहे हैं, प्लस माइंड में एक साइकोलॉजी बन गई कि इसको याद करने से मेरे को भूत प्रेत से छुटकारा मिल जाएगा, वो मेरे पास नहीं आ पाएंगे। इसी तरह ही आपको BNS, BNSS और BSA को भी सुबह और शाम ही रीडिंग करनी है। ठीक है। और माइंड में आपके ये डर होना चाहिए कि अगर न्यायाधीश महोदय ने मेरे से कोई धारा पूछ ली तो मैं उनको जवाब नहीं दे पाऊंगा और मेरी इंसल्ट सबके सामने हो जाएगी। जब आपके मन में ये फियर रहेगा तो फिर आप इन चीज़ों को जल्दी से जल्दी याद करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है आपका ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमें रोजाना कितने घंटे पढ़ने चाहिए। देखिए, अब हम एक अच्छा वकील बनने की ओर अग्रसर हैं, हम एक अच्छा वकील बनने जा रहे हैं, तो कम से कम हमें दिन के कम से कम 3 से लेकर 4 घंटे तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है। अब 3 से 4 घंटे कैसे भी आप कर सकते हैं। मान लीजिए आपने सुबह 2 घंटे पढ़ लिए। जैसे आप सुबह 6 बजे उठ जाते हैं तो फिर आप 8 बजे से लेकर 9, साढ़े 9 या 10 तक आप उसको पढ़ सकते हैं। और शाम को आप सोते हैं, मान लीजिए कि आप 11 बजे सोते हैं, तो आप 9 से 11 के बीच में आप उसकी रीडिंग मार सकते हैं। इस तरह आपको कम से कम रोजाना 3 से 4 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि कौन सी धाराओं को याद करें। देखिए, इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन है, इसका सबसे बेस्ट तरीका ये है कि जो आपके पास एक एडवोकेट की डायरी होती है, जो इसको एडवोकेट डायरी बोलते हैं। ठीक है। उस डायरी के फ्रंट पेज या सेकंड पेज के ऊपर कुछ इम्पोर्टेंट धाराएं लिखी होती हैं। ठीक है। कुछ इम्पोर्टेंट सेक्शन होते हैं, तो आपको उन सेक्शंस को सबसे पहले याद करना है। क्योंकि उस जो एडवोकेट की जो डायरी आती है जिसमें फाइलों की डेट लिखी जाती हैं, जो सभी अधिवक्ताओं के पास होगी, या फिर आप जब न्यायालय में जाएंगे तो आपको भी परचेज करनी पड़ेगी, तो उसके फ्रंट या सेकंड पेज पे आपको कुछ इम्पोर्टेंट सेक्शंस मिलेंगे, उन सेक्शंस को आपको याद करना है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि भाई न्यायालय में या ऑफिस में आप कैसे पढ़ें।
क्या आप न्यायालय या अपने अधिवक्ता के चैम्बर में बुक को लेके जाएं, बुक से पढ़ाई करें। आपने देखा होगा बहुत सारे अधिवक्ता बुक लेके जाते हैं न्यायालयों के अंदर या अपने चैम्बर के अंदर, वो वहाँ पे बैठ के पढ़ते हैं, जिससे क्लाइंट को ये लगता है कि भाई ये तो बहुत होशियार आदमी है, ये देखो कितना इंटेलिजेंट आदमी है, बुक से पढ़ रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को ये गलती नहीं करनी है। आप लोगों के फ़ोन में, मोबाइल के अंदर आपके पास BNS और BNSS और BSA, ये सभी की PDF फाइल आपके फ़ोन में होनी चाहिए। जैसे ही आपके पास कोई क्लाइंट आए या फिर आपके पास कोई फाइल आए, उसमें ये बोला जाता है कि भाई मेरा तो 303 का मुकदमा चल रहा है, तो आपको जल्दी से अपने फ़ोन के अंदर BNSS PDF फाइल ओपन करके आपको 303 के बारे में देखना है कि भाई हाँ, तेरा मुकदमा तो चोरी का चल रहा है। फिर कोई क्लाइंट कहेगा कि भाई मेरा 356 का चल रहा है, तो फिर आपको मोबाइल में देखना है कि भाई 356 यानी तो मानहानि का मुकदमा होता है। इसी तरह ही आपको अपने ऑफिस या न्यायालय में मोबाइल के ज़रिए ही पढ़ाई करनी है। वहाँ पर आपको बुक लेके नहीं जाना है। ये भ्रांति अपने मन से निकाल दीजिएगा कि आपको वहाँ पे पढ़ता देखकर या आपको पढ़ता समझकर वहाँ पे कोई नया क्लाइंट आपके पास आएगा केस लेकर। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आपके सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं पार्ट सेकंड में। हम इसकी पूरी सीरीज़ बना रहे हैं, तो हमें आपके मोटिवेशन की, आपके सहारे की ज़रूरत है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।